अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने-पहचाने अवैस इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए। बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। जी, जी, मुझे भी आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं तो समझ रहा था कि आप तो बिल्कुल मंज़रनामे से गायब ही हो गई हैं और लेकिन आपने भी जिस तरह से एक अंधेरे के अंदर सच का चिराग जलाया हुआ है, मुझे उस करेज ने, मुझे उस एबिलिटी ने हैरान कर दिया है आरज़ू कि ब पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान में बैठकर सच बोलना कितना दुश्वार है और उसके बावजूद आप ये काम किए जा रही हैं, तवातुर के साथ। बहुत, बहुत शुक्रिया अवैस। यकीनन आपके अल्फ़ाज़ जो हैं वो बहुत हौसला देते हैं मुझे। हालाँकि अब तो मुझे बहुत हैरत होती है जब ना सिर्फ़ पाकिस्तान से बल्कि कई बार ऐसा होता है कि भारत से भी लोग बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं, तो वो मुझे हुँ। थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन शायद ये जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद ये तमाम रुकावटें आती हैं और ऐसे लोग मिलते हैं। नहीं, नहीं, लेकिन आप उस बात का बुरा मत मनाया करें कि आपको भारत से जो लोग हैं वो बुरा-भला कह रहे हैं। क्योंकि ना उनके उनके शिकवे बजा हैं। बहैसियत मजमूई जो हैं, अगर आपके हमसाये के घर से आपके घर में रोज़ साँप फेंके जाएँ और उस हमसाये के घर के अंदर कोई बंदा ये कहे कि इस साँप फेंकने में मैं मुलव्विस नहीं हूँ, तो वो हुँ। जिनके घर में साँप फेंके जाएँगे ना, वो कहेंगे नहीं, नहीं सारे साँप इसी घर से आ रहे हैं। तो इसलिए आप उन लोगों की जो शिकायत है उसको आहिस्ता-आहिस्ता हम रफ़ा करने की, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगी तनाव है जिसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उस तनाव को कम करने के लिए बातचीत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम भारत से पहले अगर हम शुरू करें बलूचिस्तान से, आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है डीजीआईएसपीआर की तरफ से और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफ़सोसनाक है। आप कैसे देखते हैं इस वक़्त के बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कौन ज़िम्मेदार है? मुझे तो डीजीआईएसपीआर के जो वालिद हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं और कुरान मजीद की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं और ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने के एक प्रैक्टिकल मंसूबे के ऊपर भी प्रेज़ेंटेशंस दे चुके हैं। तो ये साहब जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलके जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग है उस कैटेगरी के अंदर आते थे, उसमें इन्वॉल्व थे, तो इनको आलमी इदारों की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द करार दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डीजीआईएसपीआर को महारंग बलोच तक जाने से पहले एक नज़र जो है दहशतगर्दों की तलाश में घर पर भी मार लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको महारंग बलोच दहशतगर्द लगती है, तो आपने ऐसा कौन-सा दहशतगर्द देखा है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर 1 महीना बैठकर आँसू बहाता रहे? आपने ऐसा कौन-सा दहशतगर्द देखा है जो अपने प्यारों की तलाश में जो उनकी तस्वीरें हैं, उनके उनके ऊपर हाथ डालकर बाकायदा मिन्नतें करता फिरे पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की एजेंसियों से कि हमारे लापता अफराद को रिहा करो। अगर इन लोगों की कोई सिम्पैथी इसलिए बीएलए के साथ है कि बीएलए जो है पाकिस्तान आर्मी को रेजिस्टेंस दे रही है, तो फिर आपको आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जो आपने एपीएस पेशावर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें आपने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिड 70s से ऑनवर्ड बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जो नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ है, हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी है। तो फिर वो आपने आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज बनाने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि एक हाईजैकर भी रह चुके हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे के, उनके भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया हुआ है? नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप आजकल जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफ पहले लोग जो बलूचिस्तान की बात किया करते थे, भारत के अटैक की वजह से सबकी अटेंशन डाइवर्ट होकर उस तरफ चली गई है। और अगर किसी को कुछ कहा जाए तो वो कहते हैं, "अरे! आपको बलूचिस्तान की पड़ी, आपने देखा नहीं, भारत हमें खाने को बैठा है।" तो भारत ने इनकी कहीं वो जो एक साख या कह लीजिए जो रेपुटेशन खराब चल रही थी, इमरान खान का भी इसमें काफ़ी रोल है, वो कहीं सँभाल तो नहीं दी है कि एक बार फिर हीरो बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह के वाह-वाह किया जा रहा है, वाह-वाह प्रोडक्शन बने हुए सब। अगर लोग सेक्स करना बंद कर देंगे, तो ख़वातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएँगी। अगर ख़वातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएँगी, तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट बैठी है ना हर गली-मोहल्ले के अंदर, ये बेरोज़गार हो जाएँगी। इस ग्रॉस एग्ज़ाम्पल को देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर
सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखेगी, तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियोपॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल-पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। ठीक है? कभी इंडिया से, कभी भारत से, कभी हिंदुस्तान से। अभी पिछले साल मई के महीने में ये ईरान के ऊपर मिसाइलबारी कर रहे थे, ठीक है? आपको याद होगा। ये ईरान के साथ सरहदी झड़पें कर रहे थे, ठीक है? इनके अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन के बाद बूहिरा अरब एक ऐसा मुल्क है, जहाँ से अभी तक पाकिस्तान की हमसायों की कोई शिकायत नहीं आई है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। इन जर्नैलों के बाद जब ये रिटायर हो जाएँगे, जो नीचे के लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर ऊपर आकर जनरल बनेंगे, उन्होंने माल-पानी कहाँ से कमाना है? उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका, यूरोप, कनाडा की यूनिवर्सिटियों में हज़ारों लाखों डॉलर देकर कैसे भेजना है? ऑपरेशन करना है। जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करती है, उस तरह से ये भी ऑपरेशन करते हैं। अभी ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद इंडिया को 1-2 उँगल देकर फिर उसके साथ लड़ाई छेड़ देंगे। यानी ये कॉन्स्टेंटली इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लोगों को पीस के साथ, अमन के साथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ, क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ ज़िंदा नहीं रहने देंगे आरज़ू, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको लग रहा है कि पब्लिक को ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं क्या? 2 साल से सोशल मीडिया इन्होंने बैन कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। भारत के साथ जैसे ही इनका हल्का-फुल्का झड़पें हुई, उसके साथ ही सोशल मीडिया इन्होंने फ़ौरन ही खोल दिया है, वीपीएन के बगैर भी चल रहा है और अब इनको डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार-बार हमें वही जो हमारे बचपन में स्कूल में और कॉलेज में हम जो पढ़कर निकले हैं कि सारी जंगें हमने जीती हैं, इस बार भी हम ही जीत गए हैं। जी, जी, बिल्कुल, हमने वो जो चंद घंटे की सरहदी झड़प थी वो हम जीत गए और हमें ये कहा करते थे कि भारत जो है रात की तारीकी में हमले करता है और पाकिस्तानी फ़ौज ने रात के उजाले में हमला किया। आप ज़ानी यानी फ़र्क को चेक कीजिए और इस सारी जो ऑपरेशन था, इसके पीछे जो टर्मिनोलॉजी थी, वो कुरान की एक आयत से ली गई थी कि ये ऑपरेशन बुनियाने मरसूस है। यानी पाकिस्तानी फ़ौज ने इस पाकिस्तान और इंडिया की जो नेशनलिस्टिक वॉर थी, जो कौमियत की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली जंग थी, उसे एक मज़हबी तनाज़े के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बैड तालिबान हैं, उनको फ़ितना अल ख़वारिज का नाम दिया, जो कि हज़रत अली के मुखालिफ थे। उन्होंने उसको भी एक रिलिजियस टच दिया। अब इन्होंने बीएलए का नया नाम फ़ितना अल हिंदुस्तान रखा है, यानी इसके पीछे भी अरबिक टच है और इंडिया की दुश्मनी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से ये जो स्ट्राइक्स की गईं, बजाए इसके कि पाकिस्तान मिलिट्री अगर वाक़ई दहशतगर्दों का साथ छोड़ चुकी है, तो इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर हाफ़िज़ सईद के कैंप के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर भावलपुर की मस्जिद-ए-सुबहान पर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर की मस्जिद-ए-बिलाल के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती कि ये मसाजिद नहीं हैं, ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। लेकिन आपने मुरीदके में पीछे डॉक्टर उस्मान खड़े हैं जो कि आईजी पंजाब हैं, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अफ़सर खड़े हैं। दहशतगर्दों के अहले खाना के जनाज़े आपने कौमी परचम में लाताबूत में लपेटकर ये साबित किया है कि आज भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दहशतगर्दों के साथ खड़ी है आरज़ू। वो उन्हें दहशतगर्द समझते ही नहीं है ना। हाफिज हुँ। सईद साहब बोला जाता है हमारे यहाँ। जी, जी। मौलाना मसूद अजहर, इतने रिस्पेक्टफुली नाम मैंने टेररिस्टों का पहली बार पाकिस्तान में बस सुना है और हुँ, कहीं नहीं। लेकिन वो लोग वैसे जिनको के यूएन ने भी कहा है कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको हुँ। हम मान क्यों नहीं रहे? और ये तमाम चीजें यूएन में कोई कोई मायने नहीं रखती कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा। देखिए, बात ये है कि हमें थोड़ा-सा ना हकीकत का इदराक करना होगा। मैंने ये सवाल अपनी पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोगों से पूछा, ताहिर असलम गौरा से पूछा, बहुत सारे हमारे जो इंडियन साथी हैं, उनसे पूछा। बात ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है आलमी ताकतों को इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है, उसे काउंटर करने के लिए, ठीक है? तो इंडिया की रीजनल हेजेमनी को काउंटर करने के लिए आलमी ताकतें जो हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैलों को टके के पीछे लगाई रखती हैं, ठीक है? और ये जो फ़ौजी जर्नैल हैं, ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को हाफ़िज़ सईद, मसूद अज़हर जैसे एक्टर्स को इसलिए पालते हैं ताकि अगर इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ करवाना हो, तो ये कह सकें कि जनाब इसमें ऑफ़िशियली हमारा कोई हाथ नहीं है और इनको तो हमारी कोर्ट्स ने भी बेकसूर करार दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आलमी ताकतें चाहें, तो वो जिस तरह
पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके रेमंड डेविस को छुड़वा सकती हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके एयर बेसेस ले सकती हैं, तो उनके लिए इन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे गुमाश्तों को काबू करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आरज़ू। दूसरी तरफ केपीके में भी आप देख रहे हैं कि इनको काफी टफ टाइम दे रहा है टीटीपी जो है, और तालिबान भी इनके काबू नहीं आ रहे। तो ये तालिबान को तो ये कहते थे हमने खुद बनाया है और बड़ा कावा शावा पिया था वो जो थे फैज अमीन साहब ने, और उसके बाद जो है अब ये हुआ है कि वो हमारी दुश्मन हो गया और टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि भारत के साथ उनके टर्म्स ठीक है। भारत के साथ हर एक के टर्म्स क्यों ठीक है? मतलब अफगानिस्तान भी बात कर रहा है, ईरान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गल्फ कंट्रीज को भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही प्रॉब्लम है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वो जो आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, उनका कहना था कि टू नेशन थ्योरी का दोबारा से उन्होंने जिक्र छेड़ दिया था, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक तो आपने बगैर दुपट्टा लिए फील्ड मार्शल का नाम लिया, दूसरा आपने रहमतुल्लाह अलैनी का, मैं इसके ऊपर सख्त एहतजाज करता हूँ। दूसरी बात ये आरज़ू कि आप इस उम्मीद पर अपने घर में साँप नहीं पाल सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हमसायों को डसेंगे। तो आपने जिस उम्मीद पर तालिबान पाले थे, वो आज तालिबान आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आपने जिस उम्मीद पर उनको दीन-ए इस्लाम की हदीसें पढ़ाई थीं, आज वो दीन-ए इस्लाम की हदीसें पढ़कर आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि भई तुमने यहूद व नसारा की वज़ाक़ता जो है, वो क्यों इख्तियार कर रखी है। तो आरज़ू बात ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसकी साइकोलॉजी को और उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। उसकी साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, एटमी हथियार हमारे दिफ़ा के लिए नागुज़ीर हैं, अफ़गानिस्तान में हमें स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए, हाफ़िज़ सईद और मसूद अज़हर जैसे लोग जो हैं, वो हमारा असासा हैं। जब तक हम इस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बदलने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान मिलिट्री के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा उन ऑपरेशंस से पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो इनके खिलाफ ऑपरेशन किए थे, जिसमें कोई ज़रबे अज़ब था, कोई रद्दुल फ़साद था, वो जितने ऑपरेशन थे सबके बाद उस ज़माने का डीजी आईएसपीआर आकर ये कहता था, हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। हमने दहशतगर्द पता नहीं कौन से ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये स्पाइन सर्जरी करवा के आते हैं ये दहशतगर्द, कि कुछ अरसे के बाद वो जो कमर है वो दोबारा से चालू हो जाती है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ फिर से चालू हो जाती हैं, और जो ऑपरेशन के नाम पर माल पानी बनाना होता है, वो फौजी अफ़सरान बनाते रहते हैं आरज़ू। यहाँ पर एक चीज शायद आप भूल गए, ये भी कहते हैं कि हम इनको हरगिज हरगिज दहशतगर्दी की या किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देंगे। इजाज़त जैसे वो आपसे इजाज़त लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। इबरत कि वो और वो जो एपीएस खुजदार का तो अभी बस के ऊपर हम्म, हमला हुआ है ना, एपीएस पेशावर का जो ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला एहसानुल्लाह एहसान है, उसका हम्म। जियो न्यूज़ पर सलीम साफ़ी के साथ प्रोग्राम जो है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। उसने कहा कि मेरा ना यहाँ दीवारों में दम घुटता है, प्लीज़ मुझे ना टर्की भेज दिया जाए। ओह हो! कोई बात नहीं सर, आपको हम टर्की भेज देते हैं। वो टर्की को भी टर्की भेज दिया गया। यानी एपीएस पेशावर में 150 बच्चों की जान लेने की ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट एहसानुल्लाह एहसान को पाकिस्तान के सारे जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बायपास करके टर्की भेज दिया गया। वो जो लड़की नौरीन लगारी थी, जिसको जो कि दहशतगर्दों के साथ पकड़ी गई थी, वो चूँकि लड़की थी, थोड़ी शक्ल अच्छी थी, तो फौजियों को रहम आ गया, नहीं-नहीं बच्ची से गलती हो गई है। यानी ये खुद ही ऑपरेशन करते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं, खुद ही मार देते हैं, यानी इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जहाँ पर ये बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर क्या किसी मीडिया को एक्सेस दिया जाता है कि आप ये जो स्टोरी हमें सुना रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है? और ये ऑपरेशन के नतीजे में सारे दहशतगर्द मार क्यों दिए जाते हैं? उनमें से कोई ज़िंदा क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनमें से कोई ज़ख्मी हालत में कोई गिरफ्तार क्यों नहीं होता? मेरा ये सवाल है आरज़ू। बिल्कुल, हर बार यही कहा जाता है, सारे के सारे मारे ही जाते हैं, कभी भी किसी को इन्होंने जिंदा गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन आपने एहसान उल एहसान का नाम लिया, उसके बाद एक इंटरव्यू और किया है सलीम साफी साहब ने, और वो है पन्नू का। वो जो कनाडा अमेरिका में कहीं रहता है और उठकर वो खालिस्तान का नारा लगाकर और अक्सर कहता रहता है कभी हुँ, इंडियन पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, कभी प्लेन गिरा दूंगा, कभी हुँ। क्या कर दूंगा। ये हम इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज क्यों देते हैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर? देखिए देखिए, आपको याद होगा कि 1947 की पार्टीशन में एक साहब थे मास्टर तारा सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने मुसलमानों के काफ़िलों को बहुत ज़्यादा मारा।
और मास्टर तारा सिंह जो थे उस एक ब्रीफ एपिसोड के बाद गायब हो गए और सिखों की जो एनिमिटी है वो इस्टेब्लिश करने की जरूरत थी उस वक्त पाकिस्तान के निसाब में। लेकिन हमने देखा कि जब सिखों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल का मामला हुआ तो सिखों की हमदर्दियां जीतने के लिए एतजाज एहसन की जानिब से, जो कि उस जमाने में बेनजीर भुट्टो के वजीर दाखिला थे, उनकी लिस्टें दी गईं और बाकायदा से खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, इनिशिएट किया गया। और इस वक्त लंदन में, कनाडा में जितने भी ये खालिस्तान के लीडर्स हैं, इनको पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसियां आपके और मेरे टैक्स के पैसों से बाकायदा फंड करती हैं। ये लोग ये सवाल करते हैं कि भाई बीएलए के पीछे इंडिया का हाथ है। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि अगर बीएलए के पीछे इंडिया का हाथ है तो फिर खालिस्तान के पीछे नेपाल का हाथ है। खालिस्तान के पीछे भी तो आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है ना, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन उधर बीएलए है और उसका दुश्मन जो है उसका वो बीएलए जो है पाकिस्तान की दुश्मन है। इसलिए बीएलए और इंडिया जो है नेचुरल अफिनिटी जोन में आ जाते हैं और खालिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नेचुरल अफिनिटी जोन में आ जाते हैं। आरजू, लेकिन आपको लगता है कहीं जाकर ये कोई आपस में बातचीत हो जाएगी? अभी जो भारत के साथ झड़पें हुई हैं उसके बाद कोई बातचीत होने का इम्कान है? या ये हाफिज सईद वगैरह को दे क्यों नहीं देते? इन्होंने इतने लोग यहाँ पाल रखे हैं, अब खुद कहते हैं नहीं हमने तो बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो बड़े खुद परेशान है, तो फिर दे क्यों नहीं देते? उनके हवाले नहीं नहीं, कर दे दो तीन लोग हाफिज पकड़ के। हाफिज सही, हाफिज सही तो चले अब बूढ़े होके मरने के करीब हैं। मौलाना मसूद अजहर भी 10-15 साल और निकाल जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने दहशत गर्दों के सर पे से हाथ उठाना होता तो ये मौलवी खादिम रिजवी और मैट्रिक में बूटी मारते हुए पकड़े जाने वाले मौलवी साद रिजवी को तहरीके लब्बैक की सूरत में लॉन्च करते। अगले अगले जो मौलाना मसूद अजहर, अगले हाफिज सईद जो हैं वो साद रिजवी साहब हैं। तो जब साद रिजवी को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाल रही है तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे के इस वक्त कैप्टन हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने भी तो जर्नैल बनना है ना, उन्होंने भी तो ऑपरेशन करने हैं ना, उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो इसलिए नहीं देते आरजू। लेकिन इमरान खान का क्या फ्यूचर है? आपको लग रहा है इमरान खान बाहर आएंगे? और वैसे पॉपुलर तो वो पहले से ज्यादा हो गए, हालांकि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, कोई काम उन्होंने ढंग का नहीं किया। नहीं लेकिन इस नहीं, वक्त मैं भी इमरान खान के बारे में कोई भी मस्बत राय नहीं रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अपने आप को वाकई ये समझ लिया था कि वो वाकई हकीकी अवामी वोट लेकर वजीर आजम बने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब कंपनी टायर बनाती है ना तो उसमें हवा निकालने की जगह भी रखती है। इस बात का इदराक मियां नवाज शरीफ ने कर लिया है, इस बात का इदराक मियां शहबाज शरीफ ने कर लिया है, इस बात का इदराक आसिफ अली जरदारी ने कर लिया है। लेकिन अब तक इस बात का इदराक इमरान खान ने नहीं किया है। वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कंधों पर चढ़कर आए थे और उसके बाद उन्होंने फौज को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। तो वो कहते हैं ना कि ढिड नालों गोडे अगे नहीं होंगे। तो मसला ये है कि फौज को जब अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल उठा तो उन्होंने इमरान खान को, उनकी तहरीके इंसाफ को डिसमेंटल कर दिया। और ऑपरेशन बुनियाने मरसूस का सबसे बड़ा फायदा पॉलिटिकली पाकिस्तान की फौज ने उठाया है, जनरल आसिम मुनीर ने उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी लीडर जिसकी पॉलिसियों से आप इख्तलाफ या इत्तफाक कर सकते हैं, इमरान खान को प्रैक्टिकली डिसमेंटल कर दिया है। और अब इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर मौजूदगी या बाहर मौजूदगी कोई ज्यादा मानी नहीं रखती है, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम की जो अक्सरियत जो कि शोर शराबे और प्रोपोगंडे का शिकार होती है वो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ खड़ी है। इसी वजह से नजम सेठी जो है ये खबरें दे रहे हैं, क्योंकि नजम सेठी जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हवालदार की फाइलें पढ़ते हैं, ठीक है, यही उनकी चढ़िया है कि जनाब जून के एंड तक इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो अब इमरान खान साहब की रिहाई कोई मानी नहीं रखती है, क्योंकि इमरान खान के अंदर जो फन था, जो डंक था, वो फौज ने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस करके निकाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इनका अभी तक यही ख्याल है कि शायद पब्लिक जो है वो अभी भी वही है जो 71 में थी, जब इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमने जंग जीत ली है, और बाद में टेक्स्ट बुक्स में यही लिख दिया। जी जी। लेकिन लास्ट में मैं अवैध साहब से पूछना चाहूंगी कि डीजीआईएसपीआर का कहना है कि जी गोदी मीडिया वो इंडियन मीडिया को कहते हैं, और हमने अब नया नाम सुना है फौजी मीडिया, जो है वो हमारा फौजी मीडिया है। पहले 2-4 चैनल थे, अब तो सब उन्हीं उन्हीं के गाने गाते हैं। तो आपका वो कहते हैं जी पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, भारत का मीडिया जो है उसको डिक्टेशन दिया जाता है। आप एग्री करेंगे? वो मुझे ना, मैं रात को एक टॉक शो देख रहा था समर अब्बास साहब का, जिसमें ना फवाद चौधरी साहब बैठे थे। तो उसमें एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि हम वो जो रिश्तेदार हैं उनके घर क्यों नहीं जाते। तो माँ ने कहा वो बहुत अमीर हैं, वो उनसे हम नहीं मिलते।
तो ये हम उन रिश्तेदारों के घर क्यों नहीं जाते? तो माँ ने कहा कि वो बहुत गरीब हैं, हम उनसे नहीं मिलते। तो मसला ये है कि डीजी आईएसपीआर साहब जो हैं वो इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि असद तूर को किसने उठवाया था? मुझे ये बताइएगा कि इमरान रियाज को किसने उठवाया था? मोतीउल्लाह जान को किसने उठवाया था? बाकायदा वीगो डालों के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स को उठवाना, उन्हें धमकियाँ देना, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करना, उनके नाम मेरे बैंक एग्ज़िट अकाउंट फ्रीज जी, किए गए थे। हाँ, मेरा इशारा आप ही की हाँ। तरफ था। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डालना, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डालना, यानी पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को प्रैक्टिकली इस वक़्त आईएसपीआर की तवाइफों का दर्जा दिया जा चुका है आरज़ू। तो मेरा ख़्याल में डीजी आईएसपीआर जो है ना, वो शायद इस कोटेशन के ऊपर यकीन रखते हैं कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर भी उन्होंने ऐसे-ऐसे लोग छोड़े हैं जो आपके ऊपर ऐसे अटैक करते हैं, पाकिस्तान से बैठ के अटैक करते हैं कि आपको कुछ बात आपने की नहीं और वो आ गए। जी, तो जी, जी। ये इस तरह से क्या करना चाह रहे हैं? वो सारे पेड कंटेंट होता है ना, वो एक हाँ, एक आईएसपीआर के कर्नल साहब जो हैं या एजेंसियों के कर्नल साहब एक ट्वीट हुँ। भेजते हैं, तो वो आसमा शिराज़ी के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी नज़र आ रहा होता है, वो रज़ी दादा के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी नज़र आ रहा होता है, वो मुनीब फारूक के भी ट्विटर हैंडल के ऊपर नज़र आ रहा होता है, वो नसरुल्लाह मलिक के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी नज़र आ रहा होता है। तो ये सारे जो लोग हैं, जो कि फ़ौज के गुमाश्ते हैं और फ़ौज से एज़ाज़ात लेते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को बिल्कुल मुत्ताफ़िन गट्रों में तब्दील कर दिया है आरज़ू। कोई उम्मीद नज़र आती है, कुछ बेहतर नहीं, होने की? मुझे लगता है कि करंट जियोग्राफिकल एंटिटी के साथ, करंट आइडियोलॉजिकल जो बैकलॉग है पाकिस्तान के साथ, मुझे इसके साथ कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, कोई सूरत नज़र नहीं आती है। तो ये चारों तरफ भागते हैं पैसा लेने के लिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये ओआईसी की कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारे ब कहा जाता है जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़, ये मदद क्यों नहीं करते पाकिस्तान की? मुझे तो फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में पाकिस्तान के हक में कोई बयान नज़र नहीं आया। और ये जो ओआईसी कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट की मातहत हैं। इनका इस्लाम से या उम्मत मुस्लिमा से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ये गज़ा के अंदर $10 मिलियन नहीं भेजेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ $600 मिलियन के, $1300 मिलियन के मुआहदे कर लेंगे। कतर की जो शाही फैमिली है, $40 करोड़ का एयर फोर्स वन डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर देगी। तो दुनिया का हर मुल्क जो है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत ऑपरेट करता है और उस नेशनल इंटरेस्ट के साथ अगर आपकी इस्लामिक रिलीजियस आइडियोलॉजी अलाइन कर जाती है, तो वेल एंड गुड, वरना उसके बगैर भी काम चलता है आरज़ू। फ़लस्तीन का दर्द हमारे पेट में रहता है, हमें कश्मीर की बड़ी फ़िक्र रहती है, लेकिन चाइना में जो मुस्लिम्स हैं, उनकी फ़िक्र हमें कोई नहीं होती। चाइना वहाँ पे क्या कुछ कर रहा है, सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स को किस तरह से रखा गया है। क्या उसकी वजह ये है कि चाइना हमें पैसा देता है, तो अगर भारत जी, हमें जी, पैसा दे बिल्कुल, देगा, तो हम एग्ज़ैक्टली। कश्मीर में भी चुप हो चाइना जाएँगे? चाइना आपको पैसा देता है, चाइना आपको असलहा देता है, चाइना आपको थपकी देता है। चाइना आपको कहता है कि भारत के साथ जंग करो और खुद भारत के साथ ट्रेड करता रहता है। चाइना आपको कहता है कि इसराइल के साथ दुश्मनी का राग अलापो और खुद इसराइल के साथ डिप्लोमैटिक ताल्लुकात जो हैं, उसने बहुत पहले से एस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। तो आप तो इस वक़्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो चाइना की बाज़गुज़ार बन चुकी है ना। तो इसलिए चाइना के अंदर अगर ओइगुर मुसलमानों के साथ और बाकायदा चाइना के अंदर रिलिजन को एक मेंटल इलनेस के तौर पर ताबीर किया जाता है। ठीक है? पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ़ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के जो एथियस्ट्स हैं, उनके साथ उसको प्रॉब्लम है। उसको बीजिंग के एथियस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजिंग के एथियस्ट के साथ वो बहुत कॉर्डियल रिलेशंस के अंदर हैं। तो ओइगुर मुसलमानों के साथ चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ज़बरदस्ती उनके रोज़े तुड़वाए जाते हैं, उन्हें नमाज़ रखने की इजाज़त नहीं दी जाती, इमाम मसाजिद को डांस करवाया जाता है म्यूज़िक के ऊपर, ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसको वेस्टर्न मीडिया कवर करता है आरज़ू। लेकिन अगर भारत भी हमें कुछ पैसे दे देगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा, कुछ कर देगा, तो क्या हमें भी फिर वो कश्मीर जो हम करते हैं, वो बंद कर देंगे हम? नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत के साथ हमने किसी भी किस्म के खुशगवार ताल्लुकात का दरवाज़ा जो है, वो बंद कर दिया है क्योंकि भारत दुश्मनी जो है, वो भारत की दोस्ती से ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श है। क्योंकि जब तक भारत की दुश्मनी रहेगी, तब तक पाकिस्तानी फ़ौज जो है, वो बाकायदा डंडे के ज़ोर पर पाकिस्तानी अवाम के बाकायदा रगों के अंदर से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर अपनी अय्याशियाँ करती रहेगी। आपको पूरे एबटाबाद में गैस नहीं मिलेगी, लेकिन पीएमए काकूल के जो चौकीदार है ना, गैस वाला चूल्हा जलता छोड़कर सो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं देखती हूँ जितने ये नए-नए लॉज़ लेकर आते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, पब्लिक अब उससे भी ज़्यादा बोलने लगी है। कोई चुप नहीं हो रहा है, सब ये 3-4 साल में बहुत चेंज आया है।
लोग अब बोलने से बाज नहीं आ रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर। जी, जी, क्योंकि लोग जो हैं उनको अपना अग्रेशन निकालने के लिए कोई ना कोई ज़रिया चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ज़हीन लोग नहीं हैं। वो इस तरह के लॉज़ बनाकर बाकायदा लोगों के अंदर अपने खिलाफ मज़ीद नफ़रत पैदा करते हैं। आपको पता है कि दूसरी जंग-ए-अज़ीम में जो जर्मन डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, वो अपने कैरिकेचर्स, अपने कार्टून्स जो है जहाज़ों के ज़रिए गिरवाया करता था, ताकि लोगों का एग्रेशन जो है ना वो हँसकर ज़ाइल हो जाए। तो ये लोग बाकायदा इस तरह की लेजिस्लेशन करके लोगों के एग्रेशन को मज़ीद तक़वियत देते हैं, इतने अक्लमंद लोग हैं ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा, मुझे भी यहाँ पे कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या किया जा सकता है, 26 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। सही बात है, सही बात है। आप 26 करोड़ का सोचना छोड़ें, आप अपने मुतालिक सोचें। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया।